Bhavna, Ma'am, she can start. I have put on the recording sign. now I invite Dr. Anupama to tell us about the third SEM generic paper. Thank you so much, Dr. Vandana, for making me come here and talk about this paper. First of all, I would like to congratulate all of you on coming on to the third semester of this graduation year. So with this new year again, you will have to choose new subjects, new SEC options, new WAC options, new GE options. So फिर से वही आपका selection process क्या option ले. So उसके लिए आपको brief करने के लिए exactly कि what is the paper all about. Here today I'm talking about BCom Honors GE, which is basics of advertising. तो ये एक prerequisite के साथ आता है. जिन बच्चों ने मार्केटिंग पढ़ रखा है वही बच्चे ये पेपर ऑप्ट कर सकते हैं. सो दिस पेपर हैज अ कंडीशन कि आपके पास मार्केटिंग का जीई पेपर आपने पढ़ा होना चाहिए. अगर आपने वो पेपर नहीं पढ़ा है तो आप ये पेपर नहीं ले सकते. सो एंड ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू स्टेट दैट जिन बच्चों ने मार्केटिंग पढ़ा है तो अच्छा ही है इसी पेपर को ऑप्ट करें, क्योंकि उससे एक इनका कंसोलिडेशन एंड और एक बेस प्रॉपर मार्केटिंग के एरिया में बन जाता है, जो आगे आपको वर्चुअल मार्केटिंग या मास मीडिया एडवर्टाइजिंग के एरिया में काफी हेल्प कर सकता है. तो ये पेपर है बेसिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, जिसमें हम एडवर्टाइजिंग का फाउंडेशन या एडवर्टाइजिंग का बेसिक्स लर्न करेंगे एज टू हाउ advertising is made, how advertisements are made, and how the advertisers work, and how you as an advertiser can contribute in making of an advertisement. So जैसे आपके content creation ये सब चीजें जो है वो थोड़ी बहुत यहाँ पे भी टच की जाएंगी, एक फाउंडेशन बेस बिल्ड किया जाएगा. इस पेपर में 4-5 यूनिट्स रहेंगे. So one would be the introduction of advertising, the other would be the copywriting की मैसेज. एक तो हो गया कि आपने एडवर्टाइजिंग क्या है, इसमें क्या क्या होता है, कैसे बनता है. तो दूसरा आपका आ जाएगा कि मैसेज कैसे डेवलप होता है, कॉपीराइटिंग कैसे की जाती है, क्रिएटिविटी कैसे इनबिल्ट की जाती है. So that unit will be focusing on message. The third unit will be talking about the decisions regarding media. हम मीडिया कैसे सिलेक्ट करते हैं, मीडिया क्या होता है, कितने टाइप का मीडिया होता है. सो मीडिया सिलेक्शन के क्या फैक्टर्स रहते हैं, ये सब उसमें आपको समझाया जाएगा. उसके बाद यूनिट 4 के अंदर वी विल बी टॉकिंग अबाउट एडवर्टाइजिंग एजेंसी. कौन सी एजेंसीज हैं, एजेंसीज का एक्चुअली एडवर्टाइजिंग काफी आउटसोर्स भी की जाती है. तो एजेंसीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग. So how you will learn about the different types of agencies, their working, their functions and everything. इसमें ये बताया जाएगा. And last of all, इसके अंदर institutional framework कैसा रहता है, like ad effectiveness कैसे measure की जाती है, और उसका institutional framework कैसे रहता है. So once we get into the subject, only then we can learn about the details. अभी तो मैंने आपको थोड़ा ऊपर से बता दिया. One important thing I would like to state is that it's a very, very interesting and very creative paper. You would love doing, you would love learning this paper and understanding this paper. And of course, there'll be good amount of hands-on trainings, क्योंकि जो हमारा NEP का essence है, जिसमें हमें practicality और application based इसको रखना है, तो वो इसके अंदर काफी आपको hands-on approach देखने को मिलेगी. Advertisements कैसे बनती हैं या कैसे बनाई जाती हैं, उसमें भी काफी बात की जाएगी. So all in all, those who have already learned marketing, it's a must for them to be a part of this, GE section. In fact, they should come to this paper and consolidate their, area, the base in marketing area. So this is all from my side, and thank you so much. Thank you, Anna, Yeah. Now I invite Dr. Prem Kumar Singh. वंदना, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. मेरी आ रही है क्या? हाँ मैम, आपकी आ रही है. उधर से नेटवर्क उनका शायद क्लियर नहीं है. प्रेम मैम, आप कंटिन्यू कर सकती हैं. हाँ जी मैम, आप बोलिए प्लीज. हाँ जी. हाँ, अच्छा, ठीक है. आप करिए मैम प्लीज. ओके, तो वीडियो ऑन करना जरूरी है क्या? नहीं मैम, आपको जैसे कंफर्टेबल है. ठीक है. ओके, स्टार्ट कर रही हूँ मैं. ठीक है.
मैं डॉक्टर प्रेम कुमारी सिंह, हिंदी डिपार्टमेंट से। हिंदी का एक पेपर है, डीएससी का पेपर है, रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन डीएससी थर्ड सेमेस्टर का पेपर है और डीएससी का पेपर थर्ड सेमेस्टर से ही शुरू होता है। ये पेपर 4 क्रेडिट का होता है, जिसमें 3 लेक्चर और 1 ट्यूट लगाया जाता है। इस पेपर को हिंदी ऑनर्स के अलावा और भी बच्चे पढ़ सकते हैं। हिंदी तो पढ़ेंगे ही, और लोग भी इसको ऑप्शन में ले सकते हैं, डीएससी। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि रचना कैसे की जाती है, जिसमें कविता लिखना, कहानी लिखना, नाटक लिखना या और भी तरह तरह की जो विधाएं साहित्य में होती हैं, उनका लेखन कैसे किया जाए, ये सब आपको सिलेबस के माध्यम से क्लास में पढ़ाया जाएगा। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में रचना कौशल का विकास करना है, विद्यार्थियों को रोजगार की दृष्टि से सक्षम बनाना है। रचनात्मक लेखन को पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में रचनात्मकता का विकास होगा। विद्यार्थी विभिन्न माध्यमों जैसे पत्रकारिता, मीडिया, सिनेमा इत्यादि क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ाया जाएगा कि किसी भी रचना लेखन की भाषा कैसी हो, औपचारिक भाषा या फिर अनौपचारिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ये सब हम इस पाठ्यक्रम में बताते हैं। प्रिंट मीडिया के लिए लेखन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। रेडियो के लिए नाटक और वार्ता कैसे लिखी जाए, इस पर भी विद्यार्थियों को बताया जाएगा। टेलीविजन के लिए लेखन करते समय, चाहे वह डॉक्यूमेंट्री हो, विज्ञापन हो, वृत्तचित्र, सब कुछ विद्यार्थियों को सिखाया जाएगा। एक और बात पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। सेक में भी रचनात्मक लेखन का पेपर है। वहां 2 लेक्चर होंगे। लगभग यही सब जानकारी विद्यार्थियों को सेक में भी दी जाएगी, लेकिन संक्षेप में। अगर ये पेपर आपको अच्छा लगे तो अवश्य पढ़िए, क्योंकि इससे आपका रचना कौशल का विकास होगा। और जो भी पेपर आप सिलेक्ट करिए, आपको जो पसंद हो वो सिलेक्ट करिए। आप किसी के दबाव में आकर के पेपर सिलेक्ट मत करिए। धन्यवाद। धन्यवाद प्रेम मैम। अब नाउ आई इनवाइट डॉक्टर अनुप्रिया। मैं एग्जिट कर जाऊं क्या? हाँ जी मैम। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू वंदना मैम, अनुप्रिया। हाँ जी, वीडियो हाँ जी जरूरी है अनुप्रिया। या वीडियो जरूरी है मैम, या नहीं ऐसे ही नहीं बोल? अनुप्रिया, आपको नहीं मैम, जैसा जरूरी नहीं। कंफर्टेबल। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही बोल आपकी दीजिए, कोई वो नहीं। ठीक है, ओके। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुप्रिया, हिंदी विभाग द्वारा ऑफर किए गए एक विषय हिंदी का वैश्विक परिदृश्य, जिसके बारे में संक्षिप्त में बताना चाह रही हूँ। यह विषय जो है जी का पेपर है और यह 4 क्रेडिट का पेपर है। 4 क्रेडिट मतलब कि 160 नंबर, इसकी 160 मार्क्स के पेपर है, जिसमें कि 90 नंबर आपका थ्योरी पेपर होता है और 70 नंबर जो है उसमें से आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं। जैसे कि आपका 30 नंबर का होगा, जिसमें कि आपके टेस्ट असाइनमेंट होंगे, और जो 40 नंबर है वो आपका कंटिन्यूस असेसमेंट होगा। इस पेपर का, जैसा कि पता है आपको, शीर्षक हिंदी का वैश्विक परिदृश्य है और इसमें इसके अंतर्गत जो है 4 इकाइयां हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि हिंदी का जो वैश्विक परिदृश्य है या हिंदी का जो रूप है वो किस तरीके से विश्व के लेवल पर, विश्व के पटल पर अपना एक नया मुकाम हासिल करता जा रहा है और कैसे करता जा रहा है। इन सब चीजों को हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। पहली इकाई के रूप में हम पढ़ेंगे कि वैश्वीकरण, भाषा, समाज और साहित्य। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि वैश्वीकरण क्या है, भाषा और साहित्य
जो विकास है या जो वैश्वीकरण है या विश्व के पटल पे जो चीजें हो रही हैं उसमें किस तरीके से अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। दूसरी इकाई के रूप में हम पढ़ेंगे हिंदी का विश्व संदर्भ, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी। हम देख रहे हैं कि विश्व के पटल पे किस तरीके से हिंदी अपना स्थान कायम कर रही है। यहाँ मतलब कि बहुत सारे, भारत के अलावा ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसमें कि हिंदी बोली जाती है, जैसे कि मॉरिशस हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, फिजी हो गया। इस तरीके से अन्य कई ऐसे देश हैं जिसमें कि हिंदी भाषा बोली जाती है। और विश्व में हिंदी का जो स्थान है वो सब जानते हैं कि दूसरे नंबर पे हिंदी आ चुकी है। और इसलिए आ चुकी है क्योंकि हिंदी जो है बहुत ज्यादा बोली जाती है, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी। इस स्तर पे हम जो है हिंदी को समझने की चेष्टा करेंगे कि कैसे जो है जो बाहरी विश्वविद्यालय है जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसमें भी हिंदी एक विषय या एक पाठ्यक्रम के रूप में इसको जो है उन्होंने शामिल किया है। ISSR जैसे जो चीजें हैं, जो संस्थान है, वो भी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए नए नए कार्यक्रम करवाते हैं और जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करवाते हैं। और जैसे कि और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कई छात्रों का भी वो करते हैं या छात्रवृत्तियां भी देते हैं। इस पटल पर जो है हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। नहीं पता है। तीसरा ये है, इस इकाई इसी के रूप में हम हिंदी सिनेमा और हिंदी की दुनिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो कि कैसे हिंदी जो है संस्कृति के माध्यम से, हमारे लोक साहित्य के माध्यम से, जो लोक परंपराएं हैं उसके माध्यम से, सिनेमा, टीवी, तकनीकी, मीडिया, इन सब के माध्यम से, धारावाहिक के माध्यम से किस तरीके से अपना एक व्यापक रूप धारण करती जा रही है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। चौथी इकाई के रूप में हम पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन, जरूरत और भूमिका, 21वीं सदी में हिंदी की जो चुनौतियां हैं, हिंदी की जो वैश्विक चुनौतियां हैं उसका जो अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम हिंदी को लेकर जो बाहर देशों में या अपने भारत देश के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं उसमें हिंदी को लेकर जो एक मुहिम चलाई जाती है, उसके उन सब चीजों को लेकर हम उसमें चर्चा करेंगे। और इस विषय को पढ़ने के लिए सबसे बड़ी जरूरत तो इसी बात की है कि ये आपकी मातृभाषा है, हिंदी आपकी मातृभाषा है, राजभाषा है। सारे प्रशासकीय शासकीय कार्य इसी भाषा में होते हैं, तो इस भाषा में आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए भी हिंदी भाषा को पढ़नी चाहिए। और दूसरा ये है कि ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषा को लेकर जो है तो वो क्या व्यापार नहीं है या रोजगार नहीं है, ऐसा नहीं है। Anupriya ma'am, क्योंकि Anupriya ma'am, sorry to interrupt you. We have a limited time in this meeting. Please wind up. Yes. बस एक मिनट में और उस जैसे रोजगार के क्षेत्र में भी अगर हम हिंदी को देखें तो बहुत सारे आयाम है। सिनेमा हुआ, अनुवाद हुआ, ट्रांसलेशन अनुवाद हुआ, और पत्रकारिता हुआ, संपादकीय लेखन हुआ। हम इन सब माध्यमों से भी हिंदी का एक विस्तार कर सकते हैं और करते हैं। कहने का मतलब है कि हिंदी जो है आज के समय में बहुत बहुआयामी हो चुकी है और हर क्षेत्र में अपनी एक अहम भूमिका निभा रही है। तो मैं चाहूंगी कि हिंदी इसलिए इस विषय को चुने ताकि आप अपनी मातृभाषा के बारे में और हिंदी का जो स्वरूप है उसके बारे में अच्छी तरीके से समझ सके। धन्यवाद। Thank you, Dr. Anupriya. Now I would like to invite Dr. Jaspal Singh from History Department to speak about his paper. Thank you, Vandana. Am I audible? Yes, sir. Thank you. Dear students, welcome to third semester. The History Department of Bharati College will offer generic elective paper, Media and History. There are 5 units as far as this paper is concerned. This course will apprise the students with elementary outline of the history of media in India from its beginning to the contemporary times. Different forms of media, print, audio, visual, and electronic. The modes and methods will be discussed and the potent ways in which technology and larger socio-political and economic trends interested will be highlighted. The first unit is forms and contexts. Introduction, types of media to be studied and their unique Indian context and adaptation. Number 2, significance and impact of media in history. Unit number 2, press/print media. Press censorship in British India, Vernacular Press Act. Number 2, role of the Indian press in the freedom movement, views of leaders.
press in India after independence. The press commissions, as far as the commission is concerned, there were in the colonial period a lot of commissions were introduced, contemporary opportunities and challenges. Third one, radio transmission. Radio transmission in colonial India, foundation, interwar years, all India radio programming, expansion and broadening the listenership base. Establishment and expansion of Akashvani after 1947, the Keskar years, classical versus popular, radio, Salon, and Vivid Bharati. Number third, the government policies and brand weight matters since 1970s and license, Raj, FM radio, web, community radio, podcast. Number four, the cinematic turn. The cinema during colonial period, silent era, when the first movie came, genres and censorship. Post-independence cinema till 1980s, nation building, mainstream cinema and parallel cinema. Era of liberalization, globalization and privatization. Changes in production, distribution and exhibition, experimental cinema. The last unit that would be related to studying television and digital media. Television in India, the Doordarshan era, entertainment infonet, rise of the satellite TV, soap operas and 24/7 news, changes and effect, digital media's effects of digital media's privacy and surveillance, misinformation and disinformation. The outcomes of this paper will be delineate the historical context within which the beginning of each media platform can be understood, analyze the state's attempts to control and organize media output through laws and policies, better appreciate the trends in media production and its efforts in engaging with current ideological and socio-political issue. As far as the assessment is concerned, 90 marks would be related to theory and the 70 marks is related to paper. The essential and the suggested reading will be introduced in the class. Thank you. Thank you so much, sir. Now I would like to invite Dr. Ramesh Ram Patel. थैंक यू मैम। ये जी का पेपर है जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ पोस्ट कॉलोनियल इंडिया। ये 4 क्रेडिट का पेपर है, इसमें 3 लेक्चर प्लस 1 ट्यूटोरियल है और इसका जो टॉपिक है वो है द मेकिंग ऑफ पोस्ट कॉलोनियल इंडिया और इसमें हम 1940 से 2000 AD तक के बारे में बात करेंगे। लगभग हम इसमें 60 साल के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि 60 साल का जो इतिहास है, जो जर्नी रही है 1940 से लगा के 2000 AD तक के, उसके बारे में कितना जो डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो सोशली डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो या कल्चरली डेवलपमेंट हो। इसके साथ में हम पहली जो यूनिट है इसमें हम बात करेंगे कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग उसका जो डायमेंशन क्या है इसके बारे में बात करेंगे इस टॉपिक में। दूसरा इसके बारे में बात करेंगे सेकंड सब टॉपिक में कि प्रिंसली जो स्टेट्स है कैसे भारत का यूनिफिकेशन किया गया, उसके बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम उसके जो फॉर्मेशन हुआ जो स्टेट्स का 1947 से लगा के उसके बाद जो पूरी जर्नी रही उसके बारे में इसमें बात करेंगे। और जो सेकंड यूनिट है जिसमें हम बात करेंगे कि सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंड, जिसमें इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट हुआ, चाहे इसमें 5 ईयर प्लान हो और अलग अलग एग्रीरियन इंडस्ट्री हो या अदर सेक्टर हो, जिसमें जो क्या क्या डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में इस टॉपिक में या इस मतलब पेपर में बताया जाएगा। और इसका की फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो 1940 से 1964 की जो फॉरेन पॉलिसी है जो उसके बारे में बात करेंगे। और जो थर्ड यूनिट है इस टॉपिक का वो है कि इसके जो 1947 से 2000 AD तक में जो एजुकेशन में और साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, उसमें कितना आगे डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा 1947 से लैंग्वेज के बारे में, लिटरेचर के बारे में, सिनेमा के बारे में, विजुअल आर्ट्स के बारे में इसमें बात करेंगे। और ये जो टॉपिक है ये कोई भी बैकग्राउंड का बच्चा इसमें पढ़ सकता है, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे इसके अलावा पॉल साइंस का हो या किसी भी मतलब कॉमर्स का हो या साइंस का हो। ये पेपर हर किसी बच्चे के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो पेपर है वो कंटेम्प्रेरी मेकिंग एज ए कंटेम्प्रेरी इंडियन हिस्ट्री को समझने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसके साथ में जो
अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका कैसे इमर्ज हुआ, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जनसंघ हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, शिवसेना हो, उनकी क्या आइडियोलॉजी है, और इसमें हम इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल ये जो पेपर है वो ये समझाने की कोशिश करता है कि 1947 से लगा के 2080 तक का जो एक हिस्ट्री की जो जर्नी है, जो 60 साल का जो इतिहास है, उसमें हम देश के जब आज़ाद हुआ, उस आज़ादी के समय देश की क्या कंडीशन थी और देश वहां से किस परिस्थितियों से गुजरता हुआ यहाँ तक जो आया है, उसके हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच। Thank you, Dr. Ramesh. Now I would like to invite Dr. Ajit Kumar from Sanskrit Department. Ajit sir from Sanskrit department. सॉरी, इसमें वीडियो ऑन कर सकते हैं? हाँ जी सर, या- हाँ जी सर, आप ऑन कर सकते हैं। आप अच्छा अच्छा, ठीक है। कितना 4-5 मिनट में जो है पूरा विषय बताना है? 5 मिनट्स का यही टाइम। ना? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है। सभी को नमस्कार। ये पेपर का नाम है फिलोसफी ऑफ योगा। अगर हिंदी में बोलेंगे तो इसको योग दर्शन। जो हमारी योग की प्राचीन परंपरा है, उस परंपरा का जो सबसे मुख्यतम ग्रंथ है योग दर्शन, या उसको योग सूत्र भी कहते हैं। उस योग सूत्र में हम किस प्रकार से अपने आप को स्वस्थ रखें। स्वस्थ का मतलब केवल हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, उससे भी ज्यादा जो है योगा फिलोसफी, योग दर्शन, मानसिक स्वास्थ्य हमारा किस प्रकार से अच्छा रहे, मानसिक रूप से किस प्रकार से हम फिट रहे, इस विषय पर विशेष चर्चा इस पेपर के अंदर की जाएगी। इस पेपर में जो है वो पढ़ाया जाएगा कि हम जो है शारीरिक से भी ज्यादा जो है हम मानसिक स्वास्थ्य हमारा कैसे अच्छा रहे। सबसे पहले जो इसमें 4 यूनिट हैं, उसमें प्रथम जो इकाई है उसमें हिस्ट्री ऑफ योगा, योग का इतिहास। क्या पतंजलि से पहले भी कोई योग का कोई जो है विषय हमें कहीं मिलता है? वेदों में मिलता है, उपनिषदों में मिलता है, रामायण महाभारत में। तो वो सब जो है हम एक तरह से इस फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। और इसका दूसरा एक पहलू कि योग की परिभाषा, योग की डेफिनेशन, वो अलग अलग योग में तो योग के ग्रंथ पतंजलि में तो मिलती ही है, उसके अलावा गीता में, उपनिषद में और हमारे वेदों में क्या योग के विषय में अलग अलग जो है परिभाषाएं दी गई हैं, तो उसके बारे में भी डिटेल से जो है हम पढ़ेंगे। फिर इसमें सेकंड यूनिट है, जो सबसे चर्चित विषय है योग का, अष्टांग योग, योग के 8 अंग। उन 8 अंगों के बारे में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसमें विशेष रूप से शरीर से हम जो है अपनी साधना जो है योग दर्शन में बताई गई है। पहले फिजिकली फिट होना है, उसके बाद जो है हम जो है धीरे धीरे फिजिकली को छोड़ते हुए मानसिक रूप से जो है मन पर सबसे अधिक काम जो है एक तरह से योग दर्शन में किया गया है। साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ ये विषय है। तो इसको जो है एक तरह से इस योग दर्शन में 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर जो है योग दर्शन का समाधि पाद, और दूसरा जो है चैप्टर है साधन पाद, कि हम किस प्रकार से उसमें जो है अपने आप को योग के योग्य बनाएं, तो उस दूसरे चैप्टर में दिया हुआ है। और जब हम योग करते करते, योगाभ्यास करते करते जब थोड़ा सा अपने आप को अच्छी स्थिति में आ जाते हैं, तो हमारे को किस प्रकार की फीलिंग होती है, उस फीलिंग के बारे में वहां पर जो तीसरा पाद विभूति पाद, विभूति का मतलब है ऐश्वर्य, कि हमारी जो है एक तरह से उच्च स्थिति को किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। और अंतिम जो है कैवल्य, केवली भाव, मुक्ति की प्राप्ति किस प्रकार से होती है। तो इन विषयों को बिल्कुल जो है एक तरह से पूरा हमें योगा फिलोसफी या योग दर्शन के
अजीत सर आप म्यूट हो गए हैं। म्यूट हो गए अजीत। तो अजीत आप हमें, म्यूट हो। हाँ अब हो गया, अब ओपन हो गया ना। हो गया हो गया हो गया। हाँ, तो ये एक तरह से हमें जो है इस योग दर्शन का एक तरह से थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसको जानना है, और उसको जो है आप जो है कि उसमें संस्कृत जो है, संस्कृत के श्लोक या सूत्रों पर जो है ज्यादा जो फोकस नहीं होगा। हम इस पेपर को हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, और कोई छात्र चाहे तो संस्कृत में भी लिख सकता है। तो तीनों जो है भाषाओं में इस पेपर का आप आंसर लिख सकते हैं। तो आप सभी छात्रों से मेरी प्रार्थना है कि इस अधिक से अधिक जो है अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए इस पेपर को जो है लें अपने जी के रूप में। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. So, students, there is one more paper from Commerce Department, General Management. For some technical or network issues, the faculty is unable to join. इस पेपर क्योंकि आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ यू नो ऑल द टीचर्स इन द कॉलेज। अगर आप बहुत ही इंटरेस्टेड हैं इस पेपर में, तो यू कैन कॉन्टैक्ट सम ऑफ द टीचर्स फ्रॉम कॉमर्स डिपार्टमेंट। ये पेपर भी आप ले सकते हैं अगर आप कॉमर्स के जनरल मैनेजमेंट के पेपर में इंटरेस्टेड हैं। करंटली वी डू नॉट हैव द फैकल्टी हु मे स्पीक ऑन दिस। सो फाइनली आई वुड जस्ट लाइक टू से आप सभी पेपर्स के बारे में आराम से सुन के, उनके कोर्सेज भी आप सर्च कर सकते हैं, सब कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे है। हम लोग भी जितना मटेरियल होगा शेयर कर देंगे। सब कुछ आराम से आप लोग सुन के एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। टेक योर टाइम, डिसाइड दिस एंड ओनली देन फिल द ERP गूगल ERP फॉर्म ऑफ योर सब्जेक्ट चॉइस। अगर आपको आगे माइनर की डिग्री बनानी है 4th ईयर में जाके, तो आप अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिए कि मुझे एक ही डिपार्टमेंट के पेपर कंटिन्यू करने हैं। पर अगर ऐसा नहीं है तो आप कोई भी पेपर ले सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपना डिसीजन लीजिए। फॉर्म भरने के बाद कोई भी चेंजेस एंटरटेन नहीं किए जाएंगे, तो प्लीज वेरी केयरफुली थिंक एंड देन take opt for any course. Hope this session was helpful for you. Thank you.